मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी और मेरी जैसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपने पापा के दोस्त के बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पापा के दोस्त का बेटा फौज में था और उससे मैं प्यार कर बैठी थी। वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी हमारी आपस में बातचीत ज़्यादा नहीं हुई थी। बस दूर से ही देखकर हाय हेलो हो जाती थी। लेकिन हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, मेरी माँ थीं, लेकिन मेरे पापा के दोस्त ने मेरी माँ और हमारा साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई थी और हम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखा था। इसलिए हम दोनों के घरानों में काफ़ी आना जाना भी था। जबकि मेरे पापा के दोस्त तो जिंदा थे, लेकिन मेरे पापा के दोस्त की पत्नी जिंदा नहीं थी। पापा के दोस्त अब बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम चिराग था और उसे फौज में शामिल होने का बहुत शौक था और उसने अपने शौक को पूरा भी किया था। हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा था, हर कोई देश पर मर मिटने के लिए तैयार था। जिसको भी मौका मिलता फौज में भर्ती हो जाया करता था। देश की सेवा करना हम लोग अपना धर्म समझते थे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग देश की सेवा करते करते शहीद हो चुके थे। मुझे पापा के दोस्त के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। हमारी इस मोहब्बत की खबर हमारे घर वालों को भी लग चुकी थी और हमारी खुशी की खातिर हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता भी पक्का कर दिया था। हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश कि बता नहीं सकती। जिससे मोहब्बत की वही मुझे मिल गया था, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे, लेकिन मुझे एक बात का दुख था कि चिराग मेरे पास बहुत कम रहता था। हमेशा ही वो बाहर रहता, कभी कभी घर आता था। घर में उसकी एक बहन थी और एक पापा। मैं हमेशा उसका इंतजार करती रहती। कोई होली दिवाली कोई त्योहार होता तब भी वो ना आता, तो मुझे त्योहार की कोई खुशी नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर में वो दाखिल होता, मेरे लिए तो होली दिवाली का माहौल उसी समय बनता था। मैं उसके लिए सजती संवरती और अपने आप को खूब सजाती, सबसे खूबसूरत कपड़े पहनती और फिर हम लोग जो समय साथ गुजारते वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता था। पर फिर मेरी खुशियों भरी जिंदगी में दुख ने डेरे डाल लिए जब हमें पता चला कि चिराग किसी ऑपरेशन पर गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं आया। सबका कहना था कि चिराग शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को हम लोग तलाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फीले पहाड़ थे और बर्फ अपनी जगह से सरक गई थी। अब उसकी तलाश करने के लिए ना जाने कितने टन बर्फ उठानी पड़ेगी और ऐसा तो कोई भी कर नहीं सकता। इस तरह की कहानियों इस इलाके से पहले भी सुनी जा चुकी थीं और मुझसे पहले भी औरतें थीं जिनके पति लापता हो गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए थे। जाहिर है किसी इंसान के ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ गिर जाए तो उसकी लाश को तलाश करना कितना मुश्किल होता है, और भला ये काम कौन करेगा। ये खबर सुनकर तो मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई थीं। मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था और इस 1 साल में वो सिर्फ 3 बार ही आया था। मेरे लिए सब लोग दुखी रहते थे, लेकिन मेरे अंदर के दुख को कोई समझ नहीं सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। चिराग को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि उसके पापा, जो कि बिस्तर पर पड़े हुए थे और हमेशा बीमार रहते थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि इतना ही बता दें मेरा बेटा मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हम उसके लिए सब्र करके बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन उन लोगों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर इस दुनिया में होता तो हमें मिल जाता, और माफ़ी के साथ कहा था कि हम उसकी लाश नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो कितना बड़ा दुख होता है, और सबसे बड़ी बात आप उसको आखिरी बार देख भी ना पाए, इससे भी बड़ा दुख होता है। अब मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तेरा इस घर में क्या काम है, तू वापस आ जा। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ नहीं गई, मैं अपने ससुराल में ही रहने लगी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 साल हो गए। मैं उसके बाप की सेवा करती, उसकी बहन के लिए खाना बनाती, घर को संभालती। वो लोग भी मेरे बहुत ज़्यादा एहसानमंद थे। कहते बेटी तुम अपने घर चली जाओ, अगर तुमने किसी और से शादी करनी है तो तुम कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझसे ज़बरदस्ती गांव की पंचायत के पास ले गईं। उनका सारा मसला बताया। उन्होंने कहा बेटा अगर इस तरह कोई मामला होता है कि पति की मौत का पक्का पता न चले तो 4 साल इंतजार करने के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है। मेरी माँ ने कहा
तू हमारी इकलौती बेटी है, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूंगी, तेरी शादी अच्छे घर में करूंगी। इसीलिए मैंने तेरी शादी चिराग से कराई थी, क्योंकि तू उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए। लेकिन अब 5 साल से तुझे ऐसे विधवाओं की सी जिंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है तू नहीं समझ सकती। और तेरे बाप की आत्मा भी तड़पती होगी। बस तू दूसरी शादी कर ले। चिराग नहीं आएगा। अरे पगली, 5 साल हो गए हैं, कोई भला 5 साल के लिए भी जाता है। मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी थी कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो इस दुनिया में होता तो जरूर लौट कर आता, लेकिन वो नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी कि अगर तूने मेरी बात न मानी तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मेरी माँ ने रो रो कर खुद को बिस्तर से लगा लिया था। कहने लगी, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ कर ही पूरी कर दे। मेरी माँ ने मेरे ससुर से भी कहा कि आप इसे समझाएं। मेरे ससुर ने भी मुझे समझाया कि बेटी तुम शादी कर लो, हमारा बेटा भी लगता है अब इस देश पर कुर्बान हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि चिराग शहीद हुआ है, उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। मैं रातों को उठकर रोती थी। मुझे चिराग सपनों में नजर आता था। वो भी मुझसे यही कहता कि तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। चिराग के चाचा का एक बेटा था जो चिराग की ही उम्र का था, और वो खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाया करता था। मेरी माँ ने भी कसम खाई थी कि अपनी बेटी की शादी किसी फौजी से नहीं कराऊंगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान से कराऊंगी जो बस इधर ही कारोबार करता हो और हर पल मेरी बेटी के साथ रहे। उसका नाम राहुल था। वो चिराग का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे के लिए सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। बचपन में एक दूसरे के साथ खेले थे। मैं भी उनके साथ खेला करती थी, क्योंकि चिराग का तो हमारे घर आना जाना था ही बचपन से। मैं भी बचपन में चिराग के घर चली जाया करती थी और वहीं पर राहुल से मेरी मुलाकात हो जाती थी। हम तीनों मिलकर खूब खेला करते थे। मैं राहुल को अच्छी तरह जानती थी, अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने रिश्ते की बात उससे की तो उसने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि वो खुद मुझे सहारा देना चाहता था। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो चिराग का दोस्त था, उसका कजन था। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, और राहुल भी जानता था कि मैं चिराग से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या ये बेवफाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा, पागल, ये बेवफाई नहीं है। बेवफाई जिंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुओं के साथ भला कौन सी बेवफाई होती है। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। राहुल से जब मेरी शादी हुई तो पहली रात ही उसने मुझसे कहा था कि मुझे चिराग की मौत का दुख है। वो अच्छा इंसान था और मैं ये भी जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उसकी जगह पर आ तो गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल नहीं मान जाता तब तक मैं तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो इस घर में आज़ाद होकर रह सकती हो। मुझे राहुल की ये बात बहुत अच्छी लगी और समय इसी तरह गुजरने लगा। समय के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार भी कर लिया। राहुल भी एक मर्द था और वो कब तक मुझसे दूर रह सकता था। उसकी आंखों को देखकर मैं समझ जाती थी कि वो मुझसे अपना हक चाहता है, लेकिन मुझसे कुछ कहता नहीं था। मैं भी अब और राहुल को ज़्यादा दुख देना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं उसका एहसान मानती थी कि उसने मुझे सहारा दिया था। यही सोचते हुए मैंने उसे दिल से स्वीकार कर लिया था। उस रात जब वो ऑफिस से आया तो मैंने खुद को सजाया संवारा था। आज मैं उसको उसके रिश्ते का हक देना चाहती थी। मुझे इस तरह सजा सवरा देखकर वो बहुत खुश हुआ था और मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। उस रात हमारे बीच सब कुछ हो गया था। पति पत्नी का रिश्ता बन गया था। मुझे भी एहसास होने लगा था कि अब चिराग कभी वापस नहीं आएगा और मेरी जिंदगी राहुल के साथ ही है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। राहुल के साथ रहते रहते अब पूरा 1 साल होने वाला था। हम लोगों में वैसा ही संबंध बन गया था जैसा मेरा और चिराग का था। हम इसी तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे थे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे थे। वो भी मुझे अपनी सारी बातें बताता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज इतने ग्राहक आए, आज इतनी कमाई हुई, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कोई चीज़ें लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए भी बहुत सारी ज्वेलरी बनवाई थी, क्योंकि हमारी शादी तो इसी तरह हुई थी, बस बहुत ही सादगी से। पर राहुल ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी कलाइयाँ खाली ना रहें। उसने मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई थीं और कहा था इनको हमेशा पहन कर रखना। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही जिंदगी है, गुजर जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी से दूर हो जाते हैं या जिनकी जीते जी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी किसी भी चीज़ के लिए नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाया ही इसलिए गया है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, अचानक से ही उसको सब्र आ जाता है।
नई चीजों में जाकर वहीं का हो जाता है, नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी जिंदगी एक घर में गुजारती है, लेकिन सिर्फ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते ही वो किसी पराये घर को अपना घर समझने लगती है और अगले ही दिन ये भी कहना शुरू कर देती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में भी चिराग अब भी जिंदा था, लेकिन अब मेरा पति राहुल था और मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी उसी के साथ गुजरनी है। ये जिंदगी 4 दिन की है, गुजर जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था अब तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। एक दिन वो सुबह सुबह उठा तो बहुत खुश था। कहने लगा, आज मेरी सालगिरह है हर्षा, और ये सालगिरह तुम्हारे साथ पहली सालगिरह है, तो आज के दिन खूब अच्छी तरह मनाएंगे। मैंने कहा, अच्छा आज के दिन क्या स्पेशल करोगे? तो कहने लगा कि मैं अच्छा सा खाना लेकर आऊँगा, तुम्हें आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। तुम वही वाला जोड़ा पहन लेना जो तुमने हमारी शादी वाले दिन पहना था, लेकिन उस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने लाल रंग का जोड़ा उस दिन पहना तो था, लेकिन वो कोई इतना अच्छा नहीं था, पर मेरे सारे कपड़ों में सबसे अच्छा था। मैंने कहा ठीक है, और जब वो काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर मैंने राहुल को अपना पति दिल से स्वीकार किया है और अब मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, मेरे बाल भी खुले हुए थे। मैंने सोचा राहुल इतनी जल्दी कैसे आ गया, लगता है शायद कोई चीज भूल गया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सामने का दृश्य मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। सामने राहुल नहीं बल्कि चिराग खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था वो बहुत कमजोर हो चुका है, जैसे बरसों का बीमार हो या किसी ऐसी जगह पर रहता था जहाँ उसे खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन मैं उसे पहचान गई थी, वो चिराग ही था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। वो मेरे पास बढ़ा तो मैंने कदम पीछे किए थे। मुझे याद आ गया कि अब मैं राहुल की पत्नी हूँ, चिराग की नहीं। लेकिन ये क्या से क्या हो गया था। उसने कहा, क्या बात है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? देखो मैं कितने सालों बाद आया हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ था, कितनी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम राहुल के घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहाँ पर नहीं थी, पर सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम मुझे राहुल के घर पर मिलोगी। मैंने चिराग से कहा कि अंदर तो आओ, अंदर आकर बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। ऐसा लगता था कि कोई जिंदा रहना चाहता है, लेकिन अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वो मौत मांगता रहा था। चिराग ने मुझे बताया कि मैं बहुत ही बुरे हालात में था। एक छोटे से गांव में फंस गया था, जहां पर लोगों को मेरी भाषा भी नहीं आती थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मेरी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। उन्हीं लोगों ने मेरा इलाज किया था। वो कोई जंगली लोग थे और अब वो मुझे वापस नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने मुझे कैद करके रखा था। उन्हें लगता था अगर मैं वहां से निकल आया तो मैं उनके रहने की जगह को सब लोगों को बता दूंगा और लोग उनके रहने की जगह पर पहुंच जाएंगे और उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अजीब थे। सदियों से उनका कबीला उस घने जंगल के बीच में था और फिर मैं वहीं पर रहने लगा। एक दिन मौका देखकर मैं वहां से भाग निकला और बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ, इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो हिंदुस्तान की हदों से निकलकर किसी और ही इलाके में चला गया था और वहां से घूमता हुआ खुद को बचाता हुआ वापस हिंदुस्तान आया था। वो एक फौजी था, उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। आज चिराग मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा कि तभी मैं फिर से पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाकर पूछा, क्या खाओगे? चिराग कहने लगा, जो भी खिलाओगी वो खा लूंगा। मैंने उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा, तुम्हें कब से ये खाना पसंद आने लगा? मैं तो ये सब नहीं खाता और तुम भी तो नहीं खाती थी जो मैं नहीं खाता था। अब ये तुमने क्या बनाया है? वो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जबकि वो नॉर्मल नहीं था। वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे, लेकिन शायद उसे इस बात का सुकून था कि वो घर वापस आ गया है। अब मैं उसे क्या बताती कि घर तो था, लेकिन उस घर में मैं उसके लिए नहीं थी। खाना खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया था, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब मैंने मना किया तो वो अचानक से गुस्से में आ गया। कहने लगा, मैं इतनी दूर से आया हूँ इतने सालों बाद और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं रही। क्या हो गया है तुम्हें और गैरों की तरह पेश क्यों आ रही हो? भूल गई हो मुझे? भुला दिया तुमने मुझे? ये तो याद रखती है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं जो तुम मुझे भूल गई हो। और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ।
तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और तभी राहुल घर में दाखिल हुआ था। उसके हाथों में फूल थे और भी काफी सारा सामान था। उसने मुझे देखा और जब चिराग को देखा तो सामान उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। चिराग उसके गले लगा और कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। राहुल का व्यवहार भी अब मेरी तरह होने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहीं पर आ गई, क्योंकि उनको भी सामने वालों ने बता दिया था कि चिराग आया था। वो भी चिराग का नाम सुनकर परेशान हो गई होंगी कि वो कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वो सब लोग खुश थे। वो भी दौड़े दौड़े राहुल के घर चले आए थे। लेकिन जब सबको मेरा ध्यान आया और मेरा मामला चिराग के सामने लाया गया तो चिराग के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उसने कहा, ये मेरी पत्नी है। मैं इसको अपनी पत्नी छोड़कर गया था। मैंने इसको तलाक नहीं दिया था। ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? चिराग ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। कहने लगा, ये थी तुम्हारी मोहब्बत? बस इतनी सी मोहब्बत थी? मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुआ, तुमने किसी और से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, अपना मुंह काला किया है, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरी पत्नी होते हुए किसी और के साथ शादी कर ली तुमने। बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझसे कहा था ना कि तुम्हारा इंतजार करूंगी, आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। तो बस इतना सा इंतजार था और खत्म हो गया। हिम्मत तुम्हारी जवाब दे गई। मैं भी तो इतनी दूर था, बुरे हालात में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा, ये सोच कर कि तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और देखो, सीधा तुम्हारे पास आया। अपने घर जाने की बजाय तुम्हारे पास आया। तुम्हें देखने की खुशी थी और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं ये सब कुछ सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चिराग चिल्लाकर सबको कह रहा था कि आप सबने ये कैसे होने दिया? ये मेरी पत्नी थी, इसकी किसी और से शादी क्यों करने दी? ये तो हमेशा मेरी पत्नी ही रहेगी ना। इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, आप सबकी मौजूदगी में। आप सब गवाह हैं इस बात के। उसने कहा, आप सब लोग ये कैसे कर सकते हैं? ये मेरी पत्नी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊं, चाहे 15 साल बाद। मेरे ससुर ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने समझाया था कि अगर पति लंबे समय तक गायब रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। इसीलिए तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया है और ये शादी भी हम सबने जबरदस्ती करवाई है। पंचायत ने भी कहा था कि ये शादी कर सकती है, क्योंकि इसने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया था और इतने लंबे समय तक अगर पति ना आए तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। ये पंचायत का फैसला था। लेकिन चिराग चिल्ला पड़ा। कहने लगा, लेकिन मैंने इसको तलाक नहीं दी है, फिर ये किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? इतने में एक बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े और कहने लगे, हाँ, ये बात यहाँ पर सोचने वाली है। अगर पति लंबे समय तक दूर रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन जब लंबे समय के बाद पति वापस आ जाए तो पत्नी उसी की शादी में आ जाएगी और उसी की पत्नी मानी जाएगी। यानी पहले पति के साथ ही रहेगी और उसके दूसरे पति के साथ उसकी शादी खत्म हो जाएगी। और इसका साफ मतलब है कि चिराग, तुम ही इसके पति हो और राहुल, अब तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो। इस संबंध को खत्म करने के लिए किसी भी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। ये सब सुनते ही चिराग के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन राहुल के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसकी हालत खराब होने लगी। वो कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किस बात की सजा मिली है? मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। उन बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि राहुल इसका पहला पति चिराग है और उसकी पत्नी मानी जाएगी। मैं भी हैरान परेशान खड़ी थी। जब मेरी माँ मुझे एक पंचायत के पास लेकर गई थी तब मुझे आधी बात ही पता थी। मुझे सारी बातें पता नहीं थी कि अगर बाद में मेरा पति वापस आ गया तो वही मेरा पति रहेगा, राहुल से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मुझे पूरी बात बताना चाहिए थी, पर मेरी माँ ने उन्हें अपनी बातों में लगाकर बात को घुमा दिया था। काश कि उन्होंने उस समय मुझे पूरी बात बताई होती। लेकिन चिराग के वापस आने के भी कोई आसार नहीं थे। सब जानते थे, पूरा गांव जानता था। उसके अपने माँ बाप ने भी इजाजत दी थी कि मैं राहुल से शादी कर लूं। मैंने 5 साल तक उसका इंतजार किया था। चिराग ने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। इस समय तुम बहुत ज्यादा परेशान रही होगी और सब तरफ से प्रेशर पड़ने के बाद ही तुमने राहुल से शादी की होगी। चिराग मेरा हाथ पकड़कर घर से ले जाने लगा और तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, ऐसे कैसे?
ये मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ रहेगी। अगर तुमने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं तो मैंने भी इसके साथ 7 फेरे लिए हैं। उसकी मांग में सिंदूर भरा है। राहुल और चिराग दोनों आपस में झगड़ने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई चीज हूँ जिसके लिए बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। सबने राहुल को समझाया कि अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तुम एक तरफ हो जाओ। खैर, मैं चिराग के साथ चली गई। वो मुझे अपने घर ले आया। मेरी हालत बहुत ही अजीब थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात को जब चिराग मुझसे करीब होने लगा तो मैं उससे दूर हट गई। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी? मैं ही तुम्हारा पति हूँ, फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना कानून का पालन करने का, कि पति लंबे समय तक दूर रहे तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो। तो अब तो तुम्हें कानून का पता चल गया है ना, कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब तुम उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वो एक सांप था जिसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ शादी की। कहने को वो मेरा भाई था, मेरा कजन था, मेरा सब कुछ था, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर था। मैंने उसे कभी गैर नहीं समझा, हमेशा भाई समझा। लेकिन उसने जो किया शायद कोई भी सगा भाई अपने भाई के साथ न करता। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। जो लोग हमारे साथ सबसे ज्यादा करीब होते हैं, हमारे साथ वही धोखा करते हैं। कहते कहते चिराग ने फिर से मुझे अपनी बाहों में भरा था। इस बार मैं चाहते हुए भी उससे दूर नहीं हो सकती थी। उस रात उसने अपना हक वसूल किया था और आराम से सो गया था। लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे अपनी जिंदगी खिलौना लगने लगी थी। मैं अब चिराग के साथ रहने लगी। उसका व्यवहार मेरे साथ कुछ अजीब सा था। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि वो इतने सालों बाद बहुत ही बुरे हालातों में काट कर आया था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में हर वक्त गुस्सा दिखाई देता। उसके शब्दों में जहर घुला रहता था। उसे मुझ पर गुस्सा था। उसके अंदर की मर्दानगी भी उभर रही थी। जाहिर है उसके लिए ये सब कुछ मुश्किल था कि उसकी पत्नी 1 साल तक किसी दूसरे मर्द के साथ रही थी। मैं समझ सकती थी। उधर राहुल भी बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता था, मुझे फोन करता, लेकिन चिराग ने मेरा फोन ही तोड़ दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं उससे कोई भी संबंध रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर लोगों की बात ठीक थी तो फिर चिराग ही मेरा पति था। दोबारा से मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। हालांकि बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। मेरी किसी और के साथ संबंध रखने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। सारी सारी रात रोती रहती। सोचती थी कि इस सब में मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। अगर वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती और फिर चिराग वापस आ जाता तो मुझे किसी और से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जिस दिन सब कुछ ठीक होने वाला था उसी दिन सब कुछ फिर से खराब हो गया। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं चिराग के साथ 2 महीने रही। जब एक दिन राहुल घर आया था, उसने कहा कि मुझे मेरी पत्नी वापस करो। उसकी हालत बहुत ही अजीब सी थी। वो एकदम दीवाना सा लग रहा था, बहुत ही दुखी लग रहा था। शायद उसने अपने ऊपर बहुत ही जुल्म किए थे। उसने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई थी। खाना पीना भी ठीक से नहीं खाया था। उसका घर सूना जो हो गया था मेरे बगैर। मैं तो बाहर ही नहीं निकली थी। मुझे चिराग ने कहा था, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर आने की। बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा था और फिर गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। उन्होंने राहुल को समझाया कि अब तुम इसके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। राहुल और चिराग आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे और तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। चिराग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि माँ बनना हर औरत का सपना होता है। मैं बहुत परेशान हुई थी ये खबर सुनकर, क्योंकि इस बच्चे का बाप कौन था मुझे पता नहीं था। मैं राहुल के साथ रह रही थी, हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2 महीने से मैं अब चिराग के साथ रहने लगी थी। और डॉक्टर के अनुसार मेरी प्रेगनेंसी भी 2.5 महीने की ही थी और इसका मतलब बच्चे का बाप कौन था किसी को पता नहीं था और तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता। राहुल ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, तुमने अपनी पत्नी को रखना है तो रख लो, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगा, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के सहारे रह लूंगा। चिराग ने कहा, बच्चा भी मेरा है और पत्नी भी मेरी है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर पर कदम भी रखा, मेरी पत्नी का नाम भी लिया तो। राहुल बार बार मेरा नाम लेने लगा तो उन दोनों की लड़ाई अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाथापाई पर उतर आए थे। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लगता जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
मेरे ससुर ने भी मुझे ताने देना शुरू कर दिए और मेरी ननद भी कहने लगी कि तुम्हारे लिए दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे, और आज देखो कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से भी बढ़कर हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें ही शौक था शादी करने का, पहले पति की पत्नी बनकर बैठना था, मोहब्बत की थी तो बड़े बड़े दावे भी किए थे। डॉक्टर ने कहा जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि बाप कौन है। राहुल ने पहले ही कह दिया था बच्चा मेरा है, और जैसे ही बच्चा दुनिया में आएगा मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा, मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे दूंगा। मैं परेशान थी कि कहीं ये सचमुच मेरे बच्चे को ना ले जाए। और उधर चिराग ने भी अजीब सी बात कर दी, कहने लगा अगर ये बच्चा राहुल का है तो फिर हम ये बच्चा उसको दे देंगे। यानी कि दोनों ही सूरत में मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थीं। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी। अगर मेरी कोख में बच्चा न होता तो मैं अब तक अपनी जान ले चुकी होती। मुझे राहुल ने एक नंबर से व्हाट्सएप मैसेज किया। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने चिराग को भी किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और मैं एक माँ बन चुकी थी। मैं दोनों की पत्नी बनकर नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ बनकर सोच रही थी। और आखिर वो समय भी आ गया जब बच्चे को पैदा होना था, और उसी समय टेस्ट करके ये पता भी लग सकता था कि बच्चे का बाप कौन है। लेकिन मेरी डिलीवरी का आखिरी समय आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीखें निकल गई थीं, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंसान का बच्चा नहीं है, कोई जानवर का बच्चा है। उसकी त्वचा बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई पेड़ की छाल होती है। उसको जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या दोष था? क्या ये मेरी सजा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा देता। दरअसल ये उन दोनों की सजा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी अना का खेल खेल रहे थे। कोई उसको मुझसे छीन लेना चाहता था तो कोई इसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के अनुसार ये बच्चा राहुल का था, लेकिन जब उसने बच्चे को देखा तो बच्चे को लेने से मना कर दिया। और चिराग ने भी कहा मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। और राहुल तो हमेशा हमेशा के लिए ही गायब हो गया था, क्योंकि उसे सिर्फ बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। अब उसने इस अजीब बच्चे को रखने से मना कर दिया था और शहर से ही हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन जब मैंने चिराग को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ तो उसने कहा कि इस बच्चे के साथ मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा ताकि तुम राहुल के पास वापस चली जाओ। मैंने कहा तुम तो कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे चिराग, तुम्हें याद है ना कि हमने मोहब्बत की थी। उसने कहा था अगर तुम्हें वो मोहब्बत याद होती तो तुम राहुल के साथ कभी भी शादी ना करती। तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा कि तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। चिराग ने मुझे तलाक दे दिया और मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। दोनों में से मुझसे किसी को भी मोहब्बत ही नहीं थी। पहले हवस थी, बाद में बच्चे को लेकर अपनी ईगो का मसला बना लिया था। अब मैं अपने बच्चे को पालती हूँ। दुनिया उसके बारे में जो भी बोलती है बोलती रहे, लेकिन मेरे लिए ये मेरी औलाद है, मेरे लिए मेरी जान है, मेरा सबसे प्यारा बेटा है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये बच्चा कुछ ही समय जिंदा रह पाएगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी जी जान से अपने बेटे की सेवा और परवरिश करूंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेरे पास रहे। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। कभी कभी सोचती हूँ इस सब में मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। दोस्तों कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई कहानी के साथ।